Today we discuss about the ISO efficiency function and performance matrix और जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहेंगे वो हमारे पास है कि हम फेमिलियर हो जाएं लोअर बाउंड और जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस हैं उनका से और जो डिग्री ऑफ कंकरेंसी है और आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस है उनसे उनमें रिलेशन क्या है और उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इनसे भी हम फेमिलियराइज हो जाएं। पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी एंड द आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस ये हमारे पास किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अ पैरेलल सिस्टम इज कॉस्ट ऑप्टिमल इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ टी पी इज इक्वल टू थीटा ऑफ डब्ल्यू, यानी आपके पास जो रन टाइम है पैरेलल का उसके प्रोडक्ट और थीटा ऑफ डब्ल्यू ये इसके आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास कॉस्ट ऑप्टिमल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम इससे ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कि जो W प्लस जो ओवरहेड है, जो W का फंक्शन है टी ऑफ ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ओवरहेड आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरहेड का फंक्शन है वो बेसिकली अपर बाउंड हो जाएगा W का। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ओमेगा आपके पास आ जाता है ऑफ जो ओवरहेड है, जो आपके पास W और P का फंक्शन आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आइसो एफिशिएंसी फंक्शन है एफ ऑफ पी, वो अगर आप हमारे पास मौजूद है, इफ़ वी हैव एन आइसो एफिशिएंसी फंक्शन एफ ऑफ पी, then it follows that the relation W is equal to omega of f of p must be satisfied to ensure the cost optimality of a parallel system as it is scaled up। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम जो कॉस्ट ऑप्टिमल जो सॉल्यूशंस हैं उनको जब हम मेंटेन करना चाहते हैं किसी भी पैरेलल सिस्टम्स के अंदर, तो उनको ये जो आपके पास इक्वेशन है बेसिकली इस को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास वो जो सॉल्यूशन आपके पास होएगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑप्टिमल आपके पास जो है वो पैरेलल सिस्टम आपके पास आएगा। अब हम देखते हैं कि लोअर बाउंड ऑन द आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस जो है, for a problem consisting of W units of work, no more than W processing elements can be used cost optimality optimally। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो W प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं इनसे ज़्यादा आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते जिनके लिए W यूनिट्स ऑफ वर्क हों। ठीक है, जितने टास्क हैं, जितने यूनिट्स ऑफ वर्क है, उतनी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो कॉस्ट ऑप्टिमली नहीं आपके पास आएगा। अब इसका मतलब ये होगा द प्रॉब्लम साइज मस्ट इंक्रीज एट लीस्ट एज फास्ट एज थीटा ऑफ पी टू मेंटेन फिक्स्ड एफिशिएंसी, हेंस omega of p is the asymptotic lower bound on the iso efficiency function। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लोअर बाउंड आपका जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शन है वो किसका है, p के ऊपर है, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो डिग्री ऑफ कंकरेंसी है और जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस है वो आपके पास क्या हुआ करता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली at any time in a parallel algorithm is called its degree of concurrency। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर बैठे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ जो सी ऑफ कंकरेंसी जो है, सी ऑफ डब्ल्यू इज़ द डिग्री ऑफ concurrency of a parallel algorithm, then for a problem of size w, no more than C of w processing elements can be employed effectively। अब चूंकि कंकरेंसी की हमने डेफिनेशन की है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एट एनी टाइम इन अ पैरेलल एल्गोरिथम इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ कंकरेंसी, कि जिनको हम पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास जो कंकरेंसी है वो फंक्शन है डब्ल्यू का, तो डिग्री ऑफ कंकरेंसी अगर आपके पास बन जाती है तो अगर साइज डब्ल्यू है तो उस सूरत में इसका मतलब है कि सी ऑफ डब्ल्यू यानी उस डिग्री से ज़्यादा आप एलिमेंट्स जो है उनको इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है,
अब सपोज कर लें कि हमारे पास जो है हम एक सिस्टम है एन इक्वेशंस का, उनको एन वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन है। तो वर्क साइज जो है वो बाउंड है किसका, थीटा ऑफ एन क्यूब आपके पास आ जाता है, ठीक। अब जो n वेरिएबल्स हैं मस्ट बी एलिमिनेटेड वन आफ्टर द अदर, एंड एलिमिनेटिंग ईच वेरिएबल रिक्वायर्स थीटा ऑफ n स्क्वायर कंप्यूटेशंस। यानी हर एक को एलिमिनेट करने के लिए वो ये कंप्यूटेशंस जो है एसिम्प्टोटिकली वो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। एट मोस्ट थीटा ऑफ n स्क्वायर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कैन बी केप्ट बिजी एट एनी टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चूंकि इतने वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, इतनी कंप्यूटेशंस हैं, तो इतने ही प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एक टाइम के ऊपर आपके लिए क्या हो जाते हैं, बिजी आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। सिंस W is equal to theta of n cube, for this problem the degree of concurrency C of W is theta of W 2 by 3, ठीक है। आपके पास जो कंकरेंसी की आपके पास, या जो आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम टास्क आप इन पैरेलल कर सकते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा, W रेज़ टू पावर 2/3। इसका जो थीटा बाउंड होगा वो आपके लिए हम उतनी कंकरेंसी गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास पी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हों तो जो प्रॉब्लम है शुड बी एट लीस्ट ओमेगा ऑफ पी 3/2 टू यूज़ देम ऑल। कि इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे, पी रेज़ टू पावर 3/2, ये लोअर बाउंड आपके पास है, ताकि वो सारे के सारे जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो सकें, यूटिलाइज हो सकें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये वाली आपके पास जो आपके पास आया है वो जो कंकरेंसी है वो किसके, बिगो थीटा ऑफ 3/2 के बेस पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंकरेंसी अगर आपके पास था, एफिशिएंसी फंक्शन है, ड्यू टू कंकरेंसी इज ऑप्टिमल ओनली इफ द डिग्री ऑफ कंकरेंसी ऑफ द पैरेलल एल्गोरिदम इज थीटा ऑफ डब्ल्यू। अगर वो क्यू की बजाय थीटा ऑफ डब्ल्यू हो तो बिग थीटा ऑफ पी जो है वो आपके पास इसका आइसो एफिशिएंसी फंक्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डिग्री ऑफ कंकरेंसी किसी भी एल्गोरिदम का लेस देन थीटा ऑफ डब्ल्यू होगा तो जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शन होगा कंकरेंसी के, वो आपके पास जो है वो वर्स आएगा, यानी ग्रेटर देन थीटा ऑफ पी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस इन केसेस के अंदर जो ओवरऑल आइसो एफिशिएंसी फंक्शन जो है वो किसी भी पैरेलल सिस्टम का वो मैक्सिमम ऑफ द आइसो एफिशिएंसी फंक्शंस के थ्रू जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। आपकी उसकी कंकरेंसी कम्युनिकेशन और दूसरे ओवरहेड्स की बेस के ऊपर जो है वो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफन वी आर नॉर्मली जब हम इस कंकरेंसी की या ऑप्टिमल कॉस्ट ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हम जो इंटरेस्टेड हुआ करते हैं वो मिनिमम टाइम जो है उसके अंदर सोल्यूशन को ऑब्टेन करने के अंदर हमारा इंटरेस्ट होता है कि आपके पास वो टाइम कम से कम लगे हमें अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। अब उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द मिनिमम पैरेलल रन टाइम टीपी ऑफ मिनिमम, ठीक है। जो मिनिमम पैरेलल टाइम है वो किसकी है, फॉर ए गिवन डब्ल्यू यानी जो वर्क साइज है, बाय डिफरेंशिएटिंग द एक्सप्रेशन फॉर टीपी विद रिस्पेक्ट टू पी एंड इक्वेटिंग इट टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जो डिफरेंशियल किया है डी बाई डी पी ऑफ टी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ़ पी नॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एज डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, टी जो पैरेलल टाइम है ऑफ पी नॉट इज़ द मिनिमम पैरेलल टाइम। यानी अब अगर आप इसमें से ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये अगर आपके पास पी नॉट है तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम पैरेलल टाइम आएगा वो आपके लिए क्या आ जाएगा, पी नॉट वाला आपके पास आएगा, ठीक है।
अब जो मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम है, उसमें अगर आप देखें तो कंसिडर द मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम फॉर एडिंग एन नंबर्स, जो हमने पहले किया था। तो जो पैरेलल टाइम है वो आपके पास क्या है, एन बाई पी प्लस टू लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने ये जो प्रीवियस अभी हमने देखा था कि अगर हम उसको ज़ीरो के इक्वलेंट कंसिडर करें। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू पी टू ज़ीरो, वी हैव पी इज इक्वल टू एन बाई टू। तो जो पैरेलल टाइम आएगा मिनिमम, वो क्या आ जाएगा, वो टू लॉग ऑफ एन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम वो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये मिनिमम है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है। अब इसमें ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत हुआ करती है कि वो ये जो आपके पास फार्मूलेशन है ये कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है। अब जो कॉस्ट ऑप्टिमल जो पैरेलल टाइम है मिनिमम, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज कर लें कि जो पैरेलल टाइम है जो कॉस्ट ऑप्टिमल है, बी द मिनिमम कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल टाइम। ठीक है। इफ़ द आइसो एफिशिएंसी फंक्शन ऑफ अ पैरेलल सिस्टम इज़ थीटा ऑफ एफ ऑफ पी, यानी इसका अगर आपके पास फंक्शन है, देन अ प्रॉब्लम ऑफ साइज डब्ल्यू कैन बी सॉल्व कॉस्ट ऑप्टिमली इफ़ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू लोअर बाउंड ओमेगा एफ ऑफ पी आपके पास। ठीक है। इसका मतलब है कि दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं कि फॉर कॉस्ट ऑप्टिमली पी जो है उसको किसके इक्वल होना चाहिए, बिग ओ ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आपके पास होना चाहिए। या आपके पास कॉस्ट ऑप्टिमल सिस्टम जो है उसके अंदर जो टी ऑफ पी है, जो पैरेलल टाइम जो है वो आपके पास इसका फंक्शन आपके पास होना चाहिए थीटा ऑफ जो डब्ल्यू बाई पी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास टोटल ये जो पैरेलल आपके पास है, पैरेलल टाइम है कॉस्ट ऑप्टिमल, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब जब आप मिनिमम कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल टाइम की एग्जांपल देखते हैं तो उसके में हमारे पास है कि जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी एन एडिंग एन नंबर्स की, उसमें जो आइसो एफिशिएंसी फंक्शन है एफ ऑफ पी ऑफ दिस पैरेलल सिस्टम इज थीटा ऑफ पी लॉग ऑफ पी। ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब इस से हम ये ड्राइव करते हैं कि आपके पास पी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन के इक्वलेंट आ जाता है। ठीक है। अब एट दिस प्रोसेसर काउंट, यानी ये जो पी है आपके पास जो प्रोसेसर काउंट है, जो पैरेलल रन टाइम आप गेन करते हैं वो आपके पास जो ऑप्टिमल आपके पास का कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल रन टाइम है वो लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एन है। या अगर हम इसको सॉल्व करें तो टू लॉग ऑफ एन आपके पास बन जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पैरेलल रन टाइम जो मिनिमम है और जो कॉस्ट ऑप्टिमल पैरेलल टाइम है for adding n numbers are theta of log of n. This may not always be the case. ये हर सूरत में, हर केस में ये नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का आपके पास यानी कॉस्ट ऑप्टिमल और जो मिनिमम पैरेलल रन टाइम है वो दोनों के दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, थीटा ऑफ लॉग ऑफ एन इस केस के अंदर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। अब जब हम इस की बात करते हैं इन पैरेलल प्रोग्राम्स की एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के साथ, तो उस सूरत में हम प्रॉब्लम्स को जो सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ एन नंबर्स थी उसको अगर हम कंसिडर करें तो जो फास्टेस्ट सीरियल प्रोग्राम्स फॉर दिस प्रॉब्लम्स रन इन टाइम थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ एन है। अब हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो बाकी चार पैरेलल एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम नाम दे देते हैं K1 A2 A3 एंड N4, या फोर हमारे पास पैरेलल एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है। अब इनका जो कंपैरिजन है ऑफ फोर डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर सॉर्टिंग अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, अब उसमें टेबल जो है यहाँ पे आपके पास क्या शो कर रहा है, पी है, पैरेलल टाइम है, एस है, आपके पास स्पीड अप है, एफिशिएंसी है और पी टी एफ पी है आपके पास। ठीक है। इसका मतलब है कि इस टेबल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, पैरेलल रन टाइम है, आपके पास स्पीड अप है, एफिशिएंसी है एंड पी टी एफ पी
की जो प्रोडक्ट है वो हमने कैलकुलेट की है। अगर आप देखें तो उस सूरत में A1 जो है वो n स्क्वायर है, प्रोसेसिंग के हवाले से ना log n है, A3 n है, और A4 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n है। आपके पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास जो है इस टेबल के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। अब इनकी बेस के ऊपर हम ये ड्राइव करते हैं कि आपके पास इफ़ द मेट्रिक इज़ स्पीड, एल्गोरिदम A1 इज़ द बेस्ट फॉलोड बाय A3, A4 एंड A2 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग TP। यानी अगर हम यहाँ पे अगर स्पीड की बेस के ऊपर कर रहे हैं तो उस सूरत में आपके पास जो एल्गोरिदम A1 है वो आपको तब बाकी तमाम को क्या कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, और बाकियों के मुकाबले में, ठीक है। अब अगर आप जो मेट्रिक है वो चेंज करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी की फॉर्म में आते हैं, तो उस सूरत में A2 एंड A4 आर द बेस्ट फॉलोड बाय A3 एंड A1। यानी जब हम बात कर रहे हैं किस सूरत में, एफिशिएंसी के फॉर्म में। अब एफिशिएंसी आपके पास E है तो उसमें A2 और A4 इनकी आपके पास वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, और A1 log ऑफ n है, और स्क्वायर रूट ऑफ n है A3 की, और log ऑफ n बाई n है वो A1 की। तो इसका मतलब है कि अगर आप एफिशिएंसी के साथ बात कर रहे हैं तो A2 एंड A4 जो है वो आपके पास बेस्ट है, उसके बाद जो है वो A3 और उसके बाद A1 है आपके पास, ठीक है। जब आप कास्ट की बात करते हैं तो उस सूरत में आपके पास A2 और A4 जो है वो आपके पास कास्ट ऑप्टिमल है, A1 एंड A3 आर नॉट, ठीक है। और आखिर में आपके पास है कि आपके पास इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस एंड टू यूज़ अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स, के बुनियादी तौर के ऊपर हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस पर्पस के लिए जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है। हम एफिशिएंसी को कर रहे हैं, हम स्पीड को कर रहे हैं, हम कास्ट को कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर करने हैं, और उसकी बेस के ऊपर फिर हमने जो मैट्रिक्स हैं बुनियादी तौर के ऊपर उनको हमने सेलेक्ट करते हुए और उनकी बेस के ऊपर ही सारे का सारा एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना होता है। अगर आप किसी रॉन्ग मैट्रिक्स के बेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस सूरत में आपका जो सलूशन होगा वो आपकी तवक्कुआत के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने वैल्यूज़ ही रॉन्गली कैलकुलेट की हुई